डॉक्टर सिंह वहाँ गोवा में मौजूद हैं, ब्रिक्स कवर कर रहे हैं, उनका भी रुख करना जरूरी है हमारे संवाददाता। डॉक्टर सिंह, बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि चीन जो पेपर में कहता है वो करेगा कभी भी नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ सीपेक में है, उसका इंटरेस्ट वहाँ $46 बिलियन जो उसने लगा रखा है पाकिस्तान में उसमें है। यहाँ पर वो सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए खुश कर सकता है, लेकिन काम वही करेगा जो वो करना चाहता है। देखिए, पूरी तरह से भी इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक बात है कि आज जॉइंट डिक्लेरेशन में चाइना को सहमति जतानी पड़ी है। उसके अलावा बात करें कि जॉइंट डिक्लेरेशन सिर्फ स्टेटमेंट तक नहीं, जबकि यहाँ पे तमाम जो पांचों देश है वो मिलकर टेररिज्म को रोकने के लिए, उसकी जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए, उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसको रोकने के लिए, जो वेपन सप्लाई होती है उसको रोकने के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। तो या ऐसी बात के अंदर बिना कोऑर्डिनेशन के चाइना इससे पूरी तरह से अलग नहीं रह सकता। हाँ, चाइना दबाव में ज़रूर है, वो बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसकी दोस्ती है, उसके बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कल जब यहाँ पे भारत और चाइना के बीच की जो बायलैटरल बातचीत थी उसके अंदर चाइना मसूद अजहर के मामले पे एग्री नहीं होता, अपना रवैया नहीं बदलता है। लेकिन आज जब जॉइंट डिक्लेरेशन आता है उसमें चाइना आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के पर आ जाता है। सिर्फ नाम मात्र के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन हर कोई अब जानता है दुनिया में कि जो मदरशिप ऑफ टेररिज्म किसके बारे में कहा गया है। और ये जो पूरा जॉइंट डिक्लेरेशन है इसमें इसका जिक्र है वो पाकिस्तान के संदर्भ में ही हो रहा है। तो चाइना पूरी तरह से अछूता नहीं रहता था। चाइना को पाकिस्तान से शायद इतना ज़्यादा भी प्रेम नहीं होगा कि वो ब्रिक्स जैसा सम्मेलन है उसको छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ पर उसका वित्त व्यापार काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। तो चाइना को कोई काफ़ी टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी। वो पूरी तरह से ब्रिक्स में 100% तो अपना कोऑपरेशन नहीं देगा आतंकवाद के खिलाफ शायद, लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं रहेगा। प्रोफेसर रूबिका। हाँ, लेकिन देखिए, वो चाइना बहुत चालाकी से इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि दो मुद्दों पे हमारे मेन मतभेद है, जो कि एक मसूद अजहर को लेके हैं और दूसरा एनर्जी के लिए। और चाइना बहुत चालाकी से एक स्पेस छोड़ के रखा है दोनों के लिए। एक तो कह रहा है दिसंबर तक हमने इसको एक्सटेंड किया है। अब दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है। देखिए, 2 महीना 3 महीना बहुत बड़ी चीज़ होता है। और वो जानबूझ के ये जो स्पेस दिया है वो शायद कोई बार्गेनिंग के लिए दिया हो, कोई नेगोशिएशन के लिए दिया हो, हमें नहीं पता वो किस रूप में ये बात होगी। उसी तरह जो एनएसजी का है, जो नवंबर में शायद जिनेवा में या कहीं जर्मनी में जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है, वो कह रहे हैं वहाँ पे कंसेंसस अभी नहीं बना है। और बीच में ये कह रहे हैं कि हम आपस में इस चीज़ को बातें कर सकते हैं। और एक राउंड हो चुका है दिल्ली में, जो नेक्स्ट राउंड शायद बीजिंग में हो, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, शायद टेक्निकल लेवल पे एनएसजी के मसले के ऊपर हम दोनों की जो जितने भी जो डिफरेंसेस है या क्लैरिफिकेशन है वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चैप्टर इज़ नॉट क्लोज्ड, तो वो अभी और खींचेगा। लेकिन ये आप 3 महीने के बाद शायद वो जो 1, 2, 6, 7 जो है वो पूरी तरफ से ये पूरे बदल जाए या उसके अंदर एक कोई नया प्रोग्रेस आ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाइना ये जानते हैं कि अभी स्कोप है इन चीज़ों पे बात करने के लिए। तो ये पूरा नेगेटिव भी नहीं है, ये एक जगह छोड़ के रखा उसने। डॉक्टर पात्रा, इसी जगह में क्या इंडिया वो खेल कर पाएगा, जैसा डॉक्टर सिंह कह रहे हैं कि फिर टाइट रोप वॉकिंग फिर चाइना के लिए और उसके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, जैसा डॉक्टर सिंह कह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा। रूबिका जी, मुझे माफ़ करिएगा, आज मेरे साउंड में गड़बड़ी होने के कारण मैं टीवी से देखकर ही उत्तर दे रहा हूं, तो इस कारण से शायद कुछ साउंड डिले है। देखिए, पहली बात, मैंने बहुत हद तक सुना कि रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे थे, पूर्व राजनयिक क्या कह रहे थे। मैंने भी यही कहा कि एंसरेबिलिटी ऑफ चाइना हैज़ इंक्रीज्ड। उत्तर देने की जो बाध्यता है वो चाइना की बढ़ गई है। केवल ब्रिक्स को ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाइना को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल नेशन वही कहलाता है जो इन सब विषयों को लेकर आंसरेबल रहे कि आप एक आतंकवादी को आखिरकार आतंकवादी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। आप आज अगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के भाषण को सुनेंगे तो मैं एक लाइन उससे पढ़ देता हूं, वो काफी क्लियर है। सिलेक्टिव अप्रोचेस टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स विल बी काउंटर प्रोडक्टिव।
अब देखिए ये तो बहुत सीधे सीधे बिल्कुल इंगित करता है, आप भी समझ सकती है रूबिका जी, कि एक इंडिविजुअल को आप सिलेक्टिवली बचाने की कोशिश करेंगे, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्टिवली बचाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ चाइना के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे, तो वो पूरे ब्रिक्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो मुझे लगता है किसी प्रकार भी शब्दों को छिपाने की कोशिश नहीं की गई है, बिल्कुल सत्य बताने की कोशिश की गई है। एनएसजी के बाबत में आज विकास स्वरूप जी ने भी कहा है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होगा, जो अभी आपके पूर्व राजनयिक कह रहे थे, वांगचुक साहब सही कह रहे थे कि एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होगा, और भारत ने इसमें अपनी होप जाया किया है कि यस वी एक्सपेक्ट कि सेकेंड राउंड में कुछ पुख्ता निकल कर आने वाला है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ब्रिक्स का रहा है कि पाकिस्तान का जो आइसोलेशन हुआ है उसे मदरशिप, आप देखिए चाइना वहां प्रेजेंट था, पाकिस्तान को मदरशिप ऑफ टेररिज्म कहा गया, एंड ऑल द मॉड्यूल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी मॉड्यूल है वो मदरशिप से जुड़े हुए हैं। ऐसे शब्द कभी भी प्रयोग पहले नहीं किया गया था, और चाइना ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर भी किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा दिन है, और ब्रिक्स के देशों के लिए, बिम्स्टेक के लिए एक अच्छी शुरुआत है आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में। ठीक है, अजय दुबे जी, अभय दुबे जी माफ कीजिएगा। रूबिका जी देखिए, ये बात हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो नया पोलराइजेशन वर्ल्ड में हुआ है, सेंट्रल एशिया में अमेरिका के इन्फ्लुएंस के लिए जो नया एक्सिस, नया अलाइनमेंट है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, क्योंकि जापान, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ये तो इस पोलराइजेशन को भारत को बहुत गंभीरता से समझना भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने अपने रिलेशन को कहा है कि डीपर देन ओशन, हायर देन माउंटेन एंड स्वीटर देन हनी। अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो स्वीटर देन हनी है इसमें एलोवेरा कैसे मिलाया जाए, क्योंकि हमको ये एक प्रशस्त मार्ग ढूंढना होगा, क्योंकि इतने बड़े इंटरेस्ट पाकिस्तान के 47% जो आर्म्स हैं चाइना के प्रोडक्शन के, वो पाकिस्तान अकेला कंज्यूम करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुझको फर्क दिखाई दिया है कि चाइना के स्टेट मीडिया ने ये अनाउंस किया कि हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ वातावरण नहीं बनाया जाए, तो मुझको लगता है ये एक रास्ता मिलता है हमको जिससे हम डाइल्यूट कर पाए उनके रिलेशन को, कम से कम टेररिज्म के पक्ष पर, क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंध अच्छे हों, मगर वो टेररिज्म के प्रति इतना इंक्लिनेशन पाकिस्तान का है। तो ये मुझको लगता है कि भविष्य में हम कुछ समय तक निरंतर प्रयास करते रहें तो इतना तो कर पाएंगे कि टेररिज्म को लेकर, एनएसजी को लेकर, अजहर मसूद को लेकर चाइना हमारी तरफ इंक्लाइंड होगा। ठीक है, आप यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। कोमोडोर दीक्षित, अगर आप इस पूरे मसले पर इलेबोरेट कर पाए तो बातचीत जब होती है बहुत सारे लोगों से, और ख़ासकर जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि मसूद अजहर जो है वो एक बहुत छोटा सा प्यादा है, टेररिज्म केप्ट असाइड, वो एक बहुत छोटा सा प्यादा है। एनएसजी बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप बर्ड्स आई व्यू से उसे समझने की कोशिश करें तो। ऐसे में 3 महीने बाद अजहर मसूद को लेकर वो क्या रुख रखता है या नहीं रखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनएसजी होता है, क्योंकि हाफिज सईद पर भी तो इसी तरीके से बैन लगाया गया है, पर कहाँ वो चुप हो पाया है, कहाँ वो चीज़ें बदल पाया है, वो वही धमकाता है, वो वही खुले तौर पर घूमता रहता है। तो क्या फोकस जो है भारत को मसूद अजहर से हटाकर टेररिज्म पर ज़्यादा, एनएसजी पर ज़्यादा कर लेना चाहिए? भारतवर्ष को अपना हित देखना चाहिए, और उस हित में अगर उसे कोई दांव पेच खेलने पड़ते हैं तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि ट्रेड बैलेंस की बात है, जो आवाज़ उठ रही है भारतवर्ष में वो आम जनता से उठ रही है कि चीनी गुड्स को नहीं लिया जाए। भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कहना कि हमारे गुड्स के रास्ते में अगर कोई रुकावट लाएगा तो हमें पसंद नहीं आएगा, ये बेबुनियाद बात है। दूसरी बात है, आपने एक छोटी बात कही, मसूद अजहर एक चिन्ह है काउंटर टेररिज्म के लिए, और भारत ये सिर्फ कह रहा है कि चिन्ह पे हस्ताक्षर करने से हमें आश्वासन मिलेगा, लेकिन अगर वो चीन नहीं चाहता तो मैं ये सिर्फ बात ये दोहराने का ये कोशिश करूँगा आपके सामने कि उसका हित वो कहीं और देखता है। वो साथ में रह के और मिलजुल कर काउंटर टेररिज्म एक्शन लेने की कोई दिशा नहीं दिखाई देती। जैसा मेरे देश टॉपनन कह रहे हैं कि चीन पब्लिकली मेंटेन करता रहा है कि उनके देश में
कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं हुआ। वो डेमोक्रेटिक नेशन है ही नहीं, वहाँ डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म नहीं है, जो भी राजनीतिक व्यवस्था है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल से चलती है, तो हर चीज़ को छिपा के प्रेजेंट किया जा रहा है। चीन की व्यवस्था आज की नहीं है, आज से दसियों की है, और हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं आपसी हित को देखकर। वसुधैव कुटुंबकम मेरे दोस्त सुब्रमण्यम कहा करते थे, लेकिन क्या उस दिशा से हम अपने सामरिक हित से हट सकते हैं? ये संभव नहीं है और नहीं रिकमेंडेड है। तो हमें वक्त वक्त पर शनै शनै वही दिशा देखनी चाहिए जो हमको हमारे हित की ओर ले जा रही है। मैं ये नहीं कहने का प्रयत्न कर रहा कि हम हमेशा तलवार उठा के बात करें, लेकिन अपना हित कहने में कभी ना कतराएं। ठीक है कोमोडोर दीक्षित, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन अभी तक इस डिबेट में चाइना एक तरफ झुकता भी नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अकड़ भी उसकी साफ नजर आ रही है। अब ये बहुत वैसी सिचुएशन हो गई है कि किया क्या जाए, इसको या तो आग दिखाए या फिर जाए। फिर वहां पर जब कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा तो चाइना जानता है कि भारत की गर्दन पर हाथ रखने का मौका मिलेगा, मेरे पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां पहुंच जाएगी। तो ऐसे में किस तरीके से चाइना को डील किया जाए, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन बहुत गहरा है, चाइना को डील कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करते रहता है। देखिए, अगर इस बार भी वो बाज नहीं आता है 30 दिसंबर तक, तो हमारे पास एक उपाय है, और ये उपाय जो ट्रेड वेड इकोनॉमिक का उपाय नहीं है। सबसे बड़ी कमज़ोरी चीन का जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गिरने का है। शायद वो 74 ईयर जो सोवियत यूनियन टिका था, इस बार ये 74 साल भी ना टिके, इसको सबसे बड़ी डर है। इसने बहुत बड़ी मेजर किया है शी जिनपिंग ने नहीं टूटने का, जो अभी जितने भी ये मेजर्स ले रहे हैं, एंटी करप्शन ये वो, उसको लेकर बहुत चिंतित है। और सिर्फ इंडिया बचा सकता है कम्युनिस्ट पार्टी को। वो ये है कि वो नाराज़ है कि वन बेल्ट वन रोड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बचा सकते हैं, वो इंडिया अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। तो चाइना ये चाहते हैं कि किस तरह भारत चीन को बचाए। अगर आप नेगोशिएट करना चाहती है तो कीजिए, नहीं तो और भी कूटनीति खेलेगा। डॉक्टर पात्रा, हियर इज अ क्लू, और शानदार क्लू यहाँ पर प्रोफेसर फुनचुक ने दिया। 20 सेकंड। नहीं, देखिए ये विषय बड़े गंभीर होते हैं और सरकार और कूटनीतिज्ञों के लिए होते हैं, प्रवक्ता इस पर कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा कि द हार्डवेयर ऑफ टेररिज्म हैज़ टू बी अटैक्ड, जो आतंकवाद का हार्डवेयर है कि कोई स्पॉन्सर ना कर सके, कोई उसका फंडिंग ना कर सके, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत के प्रधानमंत्री की ओर से जा रहा है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो पेड़, अब फल भी उस पेड़ में लगने लगा है। तमाम देश हमारे साथ आने लगे हैं, और थोड़े से अगर हिक्स एंड हिकअप्स कहीं है तो मुझे लगता है जल्दी ही वह भी ठीक हो जाएगा। और देखिए, दो इज नो अदर ऑप्शन। आज संसार के पास, याद रखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, अन्य गति नास्ति। नहीं, पर ये तो चाइना है ना, चाइना तो संसार से हमेशा परे ही रहा है, इसीलिए इससे डील करने का मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। अभय साहब सॉरी मैं नहीं आ पाई, कोमोडोर दीक्षित मैं नहीं आ पाई, आपके पास भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर पात्रा, I'm सॉरी नहीं आ पाऊंगी। देखते रहिए जी।